नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपनी जिद और अपनी एटीट्यूड के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं और शायद इसीलिए बाकी नेताओं की तरह मोदी माफ़ी नहीं मांगते। उनका मिजाज जो है, उनका जो टेम्परामेंट है, माफ़ी मांगने टाइप का नहीं है शायद। लेकिन आज मोदी जी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। और आज मोदी जी सुबह ही सुबह महाराष्ट्र पहुंचे और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी रैली में उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज मुझे माफ़ कर दो मुझे। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जिस मोदी ने मणिपुर को लेकर, मणिपुर जलता रहा, आज भी जल रहा है, माफी नहीं मांगी। देश में दर्जनों ऐसे बड़े हादसे, बड़ी घटनाएं जहां मोदी जी, अमूमन प्रधानमंत्री ऐसे मामलों में अपोलोजाइज कर लेते हैं, मोदी जी ने माफ़ी नहीं मांगी, अपोलोजाइज नहीं किया। मैंने कहा ना, उनके मिजाज में नहीं है। लेकिन आज उन्होंने महाराष्ट्र जाके जिस तरह से हाथ जोड़े और माफ़ी मांगी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति टूटने पर, उसे कई और सवाल खड़े होते हैं कि क्या महाराष्ट्र में जो चुनाव होने जा रहा है, जो बड़ा निर्णायक चुनाव है, डिसाइसिव इलेक्शन, क्या उस इलेक्शन में मोदी जी एक कमज़ोर ज़मीन पर खड़े हैं? क्या महाराष्ट्र मोदी जी के हाथ से निकल रहा है? और अगर महाराष्ट्र निकला तो कुर्सी भी निकल जाएगी, पांव के नीचे से मोदी जी के ज़मीन निकल सकती है अगर महाराष्ट्र निकला। महाराज माफ करा। मी ह्याबद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो। 2 कमेटी, ज्वाइंट कमेटी बिठाई है। एक को इसकी इंक्वायरी जांच करेगी, कार्रवाई करेगी, और दूसरे पैरेलल ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा जो है, वो स्टैच्यू है, उसको जल्द से जल्द बनाने की जो भावना है हमारे सभी लोगों की, वो जल्द से जल्द हो जाए। अब दोस्तों, जहाँ तक बात छत्रपति शिवाजी महाराज की है तो पूरा महाराष्ट्र, क्या पूरा देश छत्रपति को लेकर हमेशा से इमोशनल रहा है, उनकी वीर गाथा को लेकर। मैं बात छत्रपति शिवाजी महाराज की नहीं कर रहा। ये जो मूर्ति टूटी, उसके पीछे क्या कारण थे, और उसके बाद जो राजनीति एकदम से आप कह सकते हैं पलट रही है महाराष्ट्र की, उसके तह में मैं जाना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं इस बात का जिक्र ज़रूर करूँगा कि ये जो मूर्ति है, 35 फुट की मूर्ति, ये किसी भूकंप से या किसी तूफान से, किसी साइक्लोन से नहीं गिरी। हालांकि एकनाथ शिंदे शुरू में कह रहे थे कि साहब वहाँ पर तेज़ हवा थी, समंदर का किनारा था और कुछ मौसम था, इस वजह से मूर्ति टूट कर गिर गई। अब सवाल इस बात का है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि साहब आसपास, मूर्ति के आसपास, वहाँ पर गांव में नारियल के जो पेड़ थे, नारियल टूट के नहीं गिरा। हवा इतनी भी तेज़ नहीं थी, नारियल भी टूट के नहीं गिरा। वहाँ 35 फुट ऊंची मूर्ति जिसका प्रधानमंत्री ने अनावरण किया हो और करोड़ों रुपए जिसमें खर्च हो, वो मूर्ति कैसे गिर सकती है जहां पर नारियल, जी हाँ, पेड़ से टूटकर नारियल नहीं गिर रहा जी। और ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। सवाल इस बात का है कि इस मूर्ति, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के पीछे सरकार का भ्रष्टाचार छुपा है, ठेकेदारों का माल छुपा है, और विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि शिंदे के लोग इस भ्रष्टाचार के पीछे हैं। मैं नहीं कह रहा, विपक्ष बोल रहा है। सभी ठेकेदार मुख्यमंत्री के थे। पुतला बनाने वाला ठेकेदार मुख्यमंत्री का गांव का था, ठाणे वाला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के ऊपर एक पुतला बनाया। पंडित नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी आए थे उस वक्त, उनके हाथों से पुतले का अनावरण हुआ था। वो आज भी मजबूती से, लेकिन 8 महीने में सिंधुदुर्ग किले का छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जिस तरह से उद्ध्वस्त हो गया, हमने देखा। भ्रष्टाचार उस काम में है जहां राष्ट्रभक्ति का नाम लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के काम में भी वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। अब दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि जो महाराष्ट्र के 3 बड़े नेता हैं,
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार और फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, इन तीनों ने शुरुआत में, स्टार्टिंग में इस घटना को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। और जब इमोशनल पब्लिक सड़कों पर आ गई, जब भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खुला और पूरा गुस्सा जो है उबाल पर था महाराष्ट्र में, तब लोग कहते हैं कि दिल्ली से फोन गया, मोदी जी हरकत में आए, चाणक्य हरकत में आए, डांटा गया। और जब डांटा गया तो उसके बाद माफ़ी मांगने का दौर शुरू हुआ, लेकिन माफ़ी मांगते मांगते बड़ी देर हो गई थी। तो मोदी जी आज वहाँ डैमेज कंट्रोल करने गए थे, और डैमेज कंट्रोल करने इसलिए गए थे क्योंकि जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर, उसने मोदी जी को, शाह साहब को हिला दिया है। अब जैसे एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, ये रिपोर्ट तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ही रिपोर्ट है, एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 288 की विधानसभा में इस वक्त कांग्रेस, एनसीपी और यूबीटी यानी शिवसेना जो ठाकरे साहब की है, इनका जो इस वक्त जो सर्वे है 170 प्लस सीट्स पर ये आगे चल रही है। ये कोई किसी मीडिया का सर्वे नहीं है, एक अंदाज़ा है। और बीजेपी, हालांकि एनडीए में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी, इन तीनों में बीजेपी आगे ज़रूर है, लेकिन 100 टच नहीं कर रही, 100 टच नहीं कर रही। तो कहाँ महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया अलायंस 170 टच कर रही, सरकार बन रही है उसकी, और मोदी जी की जो लोग हैं ये तीनों 100 नहीं टच कर रहे हैं। और यही एक आंकड़ा है जो मोदी जी को कहीं ना कहीं डरा रहा है। इसके लिए उन्होंने इलेक्शन भी, लोग कहते हैं, आगे करा दिया, पोस्टपोन कराया गया, बीच में तमाम फ्रीबीज की स्कीम भी लॉन्च करी, लेकिन महाराष्ट्र संभल नहीं रहा है। और ये जो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति टूटी है, आप कह सकते हैं आग में घी है, क्योंकि भ्रष्टाचार है। अब दोस्तों, आज का जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन, वो एक ही है, और सीधा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में जो चुनाव होने जा रहा है, हिंदुस्तान का हाईएस्ट जीडीपी वाला स्टेट, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य इन टर्म्स ऑफ सीट्स, और अगर पैसे की बात करें तो कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं है महाराष्ट्र का। कमर्शियल कैपिटल बॉम्बे जहाँ पर है, मुंबई, क्या अगर मुंबई या देश का हाईएस्ट जीडीपी राज्य मोदी के हाथ से निकलता है और साथ साथ झारखंड, हरियाणा भी निकल जाते हैं, तो फिर नवंबर में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन नवंबर? 2 महीने बाद क्या होगा? नीतीश क्या करेंगे? नायडू क्या करेंगे? मोहन भागवत क्या करेंगे? नितिन गडकरी क्या करेंगे? राजनाथ कैसे इस चीज को देखेंगे? योगी कैसे देखेंगे? वसुंधरा राजे का फिर क्या रिएक्शन होगा? जो बागी हैं उनका रिएक्शन क्या होगा कि अगर ये स्टेट्स हाथ से निकल गए और महाराष्ट्र जैसा क्राउन हाथ से निकल गया मोदी जी के? ये है दुखती रख, जिसकी वजह से आज मोदी जी को वहाँ जाना पड़ा, हाथ जोड़ने पड़े। मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है। और आज मुंबई से, क्योंकि बात मुंबई की है, महाराष्ट्र की है, तो सुधीर सूर्यवंशी जी को मैंने कहा कि आप आज ज़रूर हमारे शो में आइए, हकीकत बताइए, ग्राउंड सिचुएशन क्या है इस वक्त। और उमाकांत लखेड़ा भी होंगे जो दिल्ली से एक व्यू ले रहे हैं कि राजनीति क्या पलट सकती है अगर महाराष्ट्र पलट गया। सुधीर भाई, मेरा जो सवाल है बहुत स्ट्रेट है कि मोदी जी महाराष्ट्र जाकर अब माफी क्यों मांग रहे हैं, हाथ क्यों जोड़ रहे हैं छत्रपति के आगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं। ये जो हाथ जोड़ रहे हैं, रुआंसे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी मोदी जी रो देंगे। ये जो एक मुद्रा है मोदी जी की, मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर क्या कारण है कि मोदी जी अचानक महाराष्ट्र जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, रुआंसे हो जाते हैं, पैरों पे पड़ जाते हैं छत्रपति की? क्या वजह है? देखो दीपक जी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जब मूर्ति गिर गई, उसके बाद में जिस तरीके से उनके वीडियोस और फोटो वायरल हो गए, जो बड़े बड़े लोग, कभी पॉलिटिक्स से कोई उनका कुछ कनेक्शन नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, वो भी लोग गुस्सा हो गए कि ऐसा कैसा हो गया। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को भी स्पेयर नहीं कर सकते कमीशन और करप्शन के लिए, तो कैसे लोग सत्ते में बैठे हैं। इसलिए 2-4 दिन से जब से ये इंसिडेंट हुआ, तो पूरा रोष महाराष्ट्र की जो जनता है, छत्रपति शिवाजी महाराज वो अस्मिता से जुड़े हुए हैं, तो पूरी महाराष्ट्र की जनता, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा मेरे ख्याल से जो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज का हेट्रेड करता, वही आदमी होगा
सब आदमी एकजुट होके बहुत ही गुस्सा प्रकट कर रहे थे, और उसके वजह से महाराष्ट्र जो इलेक्शन अभी 1-2 महीने में होने वाला है, वो महाराष्ट्र जैसे हाथ से निकल गया है, ऐसा मुझे लगता है भाप लिया मोदी जी ने, उनको एंटिसिपेट किया। उसी वजह से उन्होंने पहले अजित पवार को माफी मांगने के लिए बोला, फिर बाद में एकनाथ शिंदे ने माफी मांगी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, फिर बाद में उनको ऐसा लगा कि ये दोनों के माफी मांगने से कुछ हो नहीं रहा है, डैमेज कंट्रोल करना है तो मुझे खुद को माफी मांगनी ही पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है ये डैमेज कंट्रोल का भाग मैं इसको देखता हूँ, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता भी इस माफी नामे से कैसे देखते हैं। और दूसरी अहम बात, उन्होंने वो माफी है वो सावरकर से ज्वाइन करने का प्रयास किया, उसमें एक राजनीति लाने का प्रयास किया। कांग्रेस ने माफी मांग रहा हूँ, लेकिन अहम बात दीपक जी आप सुन लीजिए, अहम बात है छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर की कभी तुलना ही नहीं हो सकती। छत्रपति शिवाजी महाराज अलग किस्म के आदमी है, उसकी वजह से एक मराठा बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है, और सावरकर की तुलना अलग हो सकती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज से नहीं हो सकती। ठीक है, मैं इस बहस में नहीं आ रहा हूँ, बच्चा जानता है जी, मैं इस बहस में मैं समझ गया कि मोदी जी डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं, शिंदे से अजीत पवार से हालात नहीं संभले, लोग सड़कों पर आ गए। छत्रपति शिवाजी एक आइकॉनिक महाराष्ट्र के फिगर हैं, इसमें कोई बहस ही नहीं है, मैं बहस नहीं करना चाह रहा, लेकिन ऐसा लगा मोदी जी का कि ये शिंदे और फडणवीस और अजीत पवार के बस का नहीं है, अब खुद भैया मैदान में उतरो, तो बल्ला लेके मोदी जी आ गए। मैं अब ये पूछना चाह रहा हूं, चलिए मोदी जी ने माफी मांगी, इशू बेसिक इशू ये है कि शिंदे साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि साहब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, समंदर का किनारा है, तट है, बारिश हो रही थी तो मूर्ति गिर गई। लेकिन साहब वहां पर जब आप लोगों से बात करें, वो कहे साहब वहां तो नारियल लगे, नारियल नहीं टूट के गिर रहा है, कोकोनट नहीं गिर रहा है, लेकिन मूर्ति जो खरबों रुपए की थी वो गिर रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, क्या कोई भ्रष्टाचार हुआ, बड़ा बजट था, ठेकेदार की गलती है? मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक का इंप्रेशन क्या है कि इसमें माल कमाया गया, और वो भी छत्रपति के नाम पे। ये सबसे गुस्से वाली बात महाराष्ट्र की जनता के लिए है, जो महाराष्ट्र का दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके नाम पे करप्शन किया गया। जो जिन्होंने मूर्ति बनाई, वो आपटे नाम का जो बंदा है, उसको 26 लाख रुपए दिया गया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 38 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। ओहो, 26 करोड़ और कॉन्ट्रैक्ट 38 करोड़, ये सबसे बड़ी अहम चीज है। और 38 करोड़, हाँ 38 करोड़, और जो उसने मूर्ति बनाई उसको 26 लाख दिया गया सिर्फ, तो बाकी पैसे कहाँ गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी अहम बात ये करते हो, एक मिनट मुझे समझा दीजिए, फिर मैं लकेड़ा पर, एक मिनट सुधीर जी एक चीज, आप ये महाराष्ट्र की बात हो रही है, आप सुन लीजिए थोड़ा। मुझे लगता है कि जो मूर्ति बनाई जिस आदमी ने, उसकी उम्र क्या है, 26 साल 24 साल, जिन्होंने कभी गणपति की मूर्ति के साथ दूसरी कोई मूर्ति बनाई नहीं गणेश फेस्टिवल में, उस आदमी को तुम छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का बनाए के कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। वो ऐसे कैसे, जो इंजीनियर के डिग्री पास आउट होता है, बी सिविल इंजीनियर, उसको आप बोलते हैं कि तुम ताजमहल बनाओ, पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाओ, ऐसे हो सकता है क्या? ओके, नहीं मैं बस एक चीज जानना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि 38 करोड़ रुपए की मूर्ति और 26 लाख, क्या कागज पे ये मूर्ति 38 करोड़ रुपए की है फाइलों पर, और 26 लाख रुपए ठेकेदार को दिए गए, ऐसा कुछ है? इसको थोड़ा क्लेरिफाई मैं चाहता हूं कर दे। वही आरोप महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री है पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने वही आरोप लगाया है कि विदाउट टेंडर, और ये भी मेरे ख्याल से सब वायलेशन करके किया है। और दूसरा बड़ा वायलेशन है, जो आर्ट डिपार्टमेंट महाराष्ट्र में, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, कहीं भी पुतला हो, मूर्ति हो लगाने के लिए, उस डिपार्टमेंट से परमिशन से 12 फीट की मूर्ति का लिया गया था, लेकिन मूर्ति लगाई गई 35 फीट की। तो परमिशन क्यों नहीं लिया गया उस डिपार्टमेंट का, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट परमिशन नहीं देता है, आपको पैसा खाने नहीं मिलता, इसलिए नहीं लिया गया क्या? एक सवाल मुझे लगता है कि सबके जहन में ये भी सवाल है। जी नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि बहुत से जो ऑब्जेक्शंस थे और बहुत से ऐसी चीजें की गई जो नियम विरुद्ध थी, जल्दबाजी में हुआ, क्योंकि चुनाव होने वाले थे लोकसभा के, और लोकसभा के चुनाव में छत्रपति शिवाजी महाराज एक महापुरुष को आगे रखना चाह रहे थे मोदी जी कि उनके नाम पर वोट मिल जाए, लेकिन सीटें नहीं मिली बीजेपी को। लकड़ा साहब, जो बातें हमने सुनी सुधीर सूर्यवंशी जी की
कि भ्रष्टाचार है, घोर भ्रष्टाचार है, घोर बेइज्जती, गजब बेइज्जती भी हुई है। मैं एक चीज ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये जो मामला है छत्रपति शिवाजी का मूर्ति का गिरना, पब्लिक में एक बहुत जबरदस्त रिएक्शन है, क्या महाराष्ट्र का चुनाव मोदी के हाथ से निकल रहा है? क्या खबरें आ रही हैं? क्योंकि आप तो निकल बीजेपी चुका में है, भी बैठते हैं जी। निकल चुका है हाथ से, निकल चुका है। ये तो ये है कि एक एक भागते चोर और की लंगोटी जिसको कहते हैं ना, भागते चोर की, वह कुछ मिल जाए। अब माफी माफी अगर आपने माफी मांगना है तो और चीज भी तो है माफी मांगने के लिए। महाराष्ट्र में आपने शिवाजी के नाम पे माफी मांग ली। आप हरियाणा में भी चुनाव, वहां किस चीज पे माफी मांगोगे? जम्मू कश्मीर में चुनाव है, वहां माफी मांगोगे कि आपने धारा 370 लगा दी थी, उसके लिए माफी मांगोगे? वो खत्म कर दी थी धारा 370, तो किस लिए माफी मांगोगे? और आप क्या देश में मणिपुर पे माफी मांगोगे, जहां महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया और कारगिल के शहीद के जो विडो थी उसको नंगा घुमाया गया? क्या उनसे माफी मांगोगे? क्या आप उत्तर प्रदेश और भाजपा शासित राज्यों में जो दुष्कर्म हो रहे हैं और बदसलूकी हो रही है महिलाओं के साथ में, दुराचार हो रहे हैं, क्या उसके लिए माफी मांगोगे? क्या आपका मेक इन इंडिया फेल हो गया, क्या उससे माफी मांगोगे? आपका डिजिटल इंडिया फेल हो गया, क्या उससे माफी मांगोगे? आपका स्मार्ट सिटी बम्बई में तो, महाराष्ट्र में तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट थे इनके, सूर्यवंशी सिंह जी को पता जी होगा, क्या उसके लिए जी माफी मांगोगे? वुमेन सेफ्टी, जैसे मैंने पहले बताया, जार जार हो गई, आप बेनकाब हो गए महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, क्या उसके लिए माफी मांगोगे? स्टार्टअप इंडिया आपका फेल हो गया, क्या आप उस पर माफी मांगोगे? स्किल इंडिया जी आपका फेल हो जी, गया, समझ क्या गया समझ गया। इसको? लंबी जी लकेड़ा साहब, बहुत जी जी लंबी लिस्ट है, रात हो जाएगी। जी माफी मांगने, इसी माफीनामा जो है ये तो वो रात हो जाएगी माफी माफी मांग मांगते मांगते। माफी मांगना मैं तो समझ अच्छी रहा बात हूँ, है। जी 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 मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है और जैसा सुधीर भाई ने कहा कि शिंदे से और अजीत पवार से और देवेंद्र फडणवीस, दो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, इन तीनों लोगों से हालात नहीं संभल रहे थे। छत्रपति जी का मामला है, बड़ा इमोशनल इशू है महाराष्ट्र के लिए, और उसी इमोशन ने चोट कर दी पब्लिक के ऊपर, जो पहले से इनसे नाराज बैठी। क्या लगता है सुधीर भाई कि अब जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, बड़ा मैं एक तल्ख सवाल कर रहा हूं और मैं चाहता हूं जवाब भी जरा ठोक के दीजिएगा, छत्रपति टाइप का जवाब दीजिए। बात जब छत्रपति की हो रही, क्या आपको लगता है कि मोदी और अमित शाह जिस तरह से महाराष्ट्र से ये प्रोजेक्ट ले गए, जिस तरह से महाराष्ट्र के साथ इन्होंने स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया, भेदभाव किया और भी बहुत सी चीजें की, क्या मोदी और अमित शाह की जो साख है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो 2014 जैसी नहीं है महाराष्ट्र में? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। दीपक जी, मुझे लगता है कि जो अभी चुनाव हुए 2024 के लोकसभा के, उसमें दिख गया कि किसकी साख चलेगी। जो भारतीय जनता पार्टी, जो उसके 23 सांसद थे, वो 9 सांसद पे आ गई, और जो कांग्रेस के 1 सांसद, उनके 13 सांसद चुन गए। शरद पवार के 10 में से 8 सांसद चुन के आए, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट शरद पवार का रहा। उद्धव ठाकरे के 9 सांसद चुन के आए, इससे सरकार गिराई गई थी। जिस तरीके से यहाँ के सबसे बड़े जो प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने के बजाय सब प्रोजेक्ट गुजरात में जा रहे, तो जनता देख रही है। देखो, सब लोगों, पॉलिटिशियन लोगों को ऐसे लगता है कि हम कुछ भी करेंगे कुछ फर्क नहीं गिरता, इलेक्शन में हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता देखती है। लेकिन जब वक्त आता है, वो वक्त पे अपना, मुझे लगता है, अपना वोट के जरिए वो अपना जो मत हो और डिक्लेयर करती है, अनाउंस करती है। लोकसभा में ये चीजें हो गई है। दूसरी अहम बात, मैं छत्रपति शिवाजी की बात जैसे आपने निकाली, ऐसे ही चुनाव हुआ था। आपको याद होगा, आर पाटिल महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। उस टाइम पे जेम्स लेन नाम का एक इतिहासकार था, उन्होंने एक बुक लिखा था, हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया। उस बुक में भी ऐसा ही गलत रेफरेंस आ गया था छत्रपति शिवाजी का फादरहुड के ऊपर। तो उसमें पुणे के कुछ लोग थे जो आरएसएस से कनेक्टेड है, उन लोगों ने कुछ बदतमीजी की थी। उस बुक और आरएसएस के लोगों का इन्वॉल्वमेंट छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि करने में, उसके वजह से पूरा चुनाव घूम गया था। तो मुझे लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जब बात आती है, तब कोई भी आदमी, महाराष्ट्र का हो, भारत का हो, उसको पता है कि ये आदमी की ये देश के लिए। छत्रपति शिवाजी अल्टीमेट है, अल्टीमेट आइकॉन है।
और उनको लेकर जो सरकार की फजीयत अब हो रही है, जिस तरह से मूर्ति गिरी है, भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के या तो ग्रह खराब है या दुर्भाग्य है, समय बुरा चल रहा है, या हो सकता है बैसाखियों की सरकार ऐसे ही चलती हो कि मुकद्दर साथ नहीं देता है, ये तो अलग बात है। मैं लखेड़ा साहब अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि ये तो साफ है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मूर्ति भी गिरी तो छत्रपति की गिरी, कोई और जी। मूर्ति गिर जाती बात समझ में आता, मतलब इतनी ज्यादा किस्मत मोदी जी की खराब है। तो ये चुनाव तो मुझे ऐसा लगता है सुधीर जी की बातें और आपकी बातों से, और जो मैं महाराष्ट्र को फीडबैक मेरे पास आ रहा है कि स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। लोकसभा में बहुत खराब परफॉर्मेंस मोदी जी ने दी और अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अंतिम सवाल ये है कि अगर हरियाणा हाथ से निकला, महाराष्ट्र हाथ से निकला और कहीं ये झारखंड भी हाथ से निकल गया, तो मोदी जी का नवंबर दिसंबर में होने क्या जा रहा है, इस जाड़े में क्या होगा? देखिए मोदी जी के लिए संकट काल शुरू हो गया है और ये संकट काल तब तक रहेगा जब तक वो कुर्सी से नहीं हटते। और अभी वो बड़ा न्यूमेरिकल जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को हाथ पांव मार रहे हैं कि जो 240 पे वो अटके हुए हैं, किसी तरह दल बदल करा के 30-40 का और जुटा करके 2080 अपने बल पर आ जाए। तो इस पर चूंकि चोरी के पहले ही लोग अलर्ट हो गए हैं, ये जो जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी जो पार्टीज हैं वो अलर्ट हो गई है, वो हाथ नहीं लगने वाली है। उसकी वजह क्या है कि अब उनको ये पता लग गया कि इनका खेल खत्म हो चुका है। अब उनको चूंकि लंबी रेस के घोड़े हैं, चिराग पासवान हैं, लंबी रेस के घोड़े हैं, चंद्रबाबू नायडू को अपना लड़के को नारा जो उनका बेटा है जी जी उसको जी जो है उसको एस्टेब्लिश करना है और नीतीश कुमार को अपनी राजनीतिक विरासत को भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बटन नहीं देना है। तो सवाल ये है जो आज की सिचुएशंस हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया है, उनकी लीडरशिप को ये लग गया है, इसीलिए माफी मांगने के लिए चले गए। देखिए जब जब महाराष्ट्र में जब फडणवीस की माफी नहीं चली, जब शिंदे की माफी नहीं चली, जब अजीत पवार की माफी नहीं चली, जब इनके पार्टी के जो छुटभैया हैं स्टेट में उनकी माफी नहीं चली, तो जी अब क्या हुआ कि जो घर का जो गार्जियन होता है, मोहल्ले वाले, आपके लड़के ने किसी के कार पे शीशा मार दिया और पत्थर मार दिया, तो बाकी लोग गए घर के लोग माफी मांगने, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, जब तक आपका मुखिया नहीं आता तब तक हम बात नहीं सुनेंगे। या तो मुखिया ने बिना लोगों की मांग किए बिना ही माफी मांग ली और लोग उस माफी को स्वीकार करने वाले नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो भ्रष्टाचार से जो मूर्ति गिरी वो भ्रष्टाचार के कारण गिरी है। और भ्रष्टाचार को महाराष्ट्र के लोग अथाह भ्रष्टाचार 10 साल से उन्होंने देख लिया, इनके 2-2.5 साल जब से सत्ता में है कि भ्रष्टाचार के अलावा कोई हो ही नहीं रहा। और मेरी तो रिपोर्ट ये है, आज की रिपोर्ट है कि मंत्री अगर एक मंत्रालय का काम है, दूसरे मंत्री का पर्सनल काम है, तो दूसरा मंत्री उससे पैसे मांग रहा है काम करवाने के महाराष्ट्र में। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, एक मंत्री दूसरे मंत्री से सुधीर सूर्यवंशी जी बताएंगे, शिवसेना का शिंदे का मंत्री बीजेपी के मंत्री से पैसे मांग रहा है काम कराने के, 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ दो। बाप रे तो बाप ये रे बाप। हालत होगी भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में। जी 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 एक अंतिम जवाब चाह रहा था आपसे सुधीर भाई। देखिए मूर्ति हैं, गिर जाती हैं, एक सिविल कंस्ट्रक्शन है, अगर भूकंप आ जाए, कोई तूफान आ जाए, साइक्लोन आ जाए, ऐसे में अगर मूर्ति गिरती तो हो सकता है लोगों को समझ में आता। लेकिन आपने जैसे कहा कि नारियल के पेड़ से नारियल नहीं गिर रहा, उसी लोकेशन पे जहां पर ये मूर्ति शिवाजी छत्रपति की लगी थी, वहां पर नारियल नहीं गिरे जमीन पर, मतलब तूफान नहीं था और मूर्ति गिर गई, तो भ्रष्टाचार एकदम क्लियर हो गया, एकदम कि भ्रष्टाचार था। 38 करोड़ रुपए की मूर्ति हवा के झोंके में नहीं गिरती है। सुधीर जी, मेरा सवाल यह है कि क्या अब शिंदे नाक रगड़ दें? मोदी ने जो माफी मांग ली, अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाक भी रगड़ दें तो क्या पब्लिक माफ कर देगी या नहीं करेगी? देखो, मुझे लगता है कि मोदी और अमित शाह जी ने काफी बड़ी फटकार लगाई। उसके बाद में 2-3 दिन के बाद उन्होंने माफी मांगी, तो उस माफी से कुछ नहीं हुआ, इसलिए मोदी जी ने खुद माफी मांगना पड़ा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात, लोगों को भी समझ में आ गया ये लोग माफी क्यों मांग रहे हैं। पहले दिन घटना हो जाती, उसी दिन माफी मांग लेते,
मैटर जी। क्लोज हो जाता। लेकिन 2-4 दिन होने के बाद में जब उनको लगा कि सेंटिमेंट उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं और तब वो माफी मांग रहे, तो लोग भी मेरे ख्याल से इतने मूर्ख नहीं है, वो भी समझते। जी, दांव उल्टा पड़ गया। माफ़ी अगर समय पे माँगी होती और मुझे लगता है अगर दिल से माफ़ी माँगी होती तो उसी वक़्त माफ़ी माँग लेते और अगर दिल से मूर्ति बनाई होती तो टूटती ही नहीं। दिल ही नहीं था, आत्मा ही नहीं थी, कहीं न कहीं जो एक सत्यनिष्ठा होती, सत्यनिष्ठा के हाथ नहीं थे, सत्यनिष्ठा की फाइल नहीं थी, सत्यनिष्ठा का प्रोजेक्ट नहीं था और तब छत्रपति शिवाजी ने खुद ही दिखा दिया कि ये सरकार कैसी है। बहरहाल लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जी। जीतना बड़ा मुश्किल है और अब तो एक तरह का एक अभिशाप लग चुका है और सुधीर सूर्यवंशी कह रहे हैं कि चाहे नाक रगड़ने एकनाथ शिंदे, अब पब्लिक माफ़ नहीं करने वाली क्योंकि पोल खुल गई है पूरी तरह से। लखेड़ा साहब आप आए और सुधीर जी इतनी मसरूफियत के बीच मैं देख रहा हूँ आप अखबार के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इतना आज मोदी जी वहाँ पर थे, विपक्ष पूरा जो है और जनता जो है छत्रपति शिवाजी की इस मूर्ति को लेकर जिस तरह से वहाँ पर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। आप बहुत बिजी थे लेकिन आपने समय निकाला। मैं दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दोस्तों की तरफ से। दोनों हमारे एक्सपर्ट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम ऑन बिहाफ ऑफ माय थैंक यू। फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।